साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुणे गोल गुरु एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन। तो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के नया सिलेबस जारी हुआ, जिसमें आंशिक परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान की 2 यूनिट के अंदर चेंजेज हुआ है। जो 5वीं यूनिट है वो NEP 2020 के नाम से लगाई गई है, और जो 6वीं यूनिट है वो राज्य की बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लगाई गई है। उनकी चर्चा हम करेंगे, अलग से वीडियो बना करके हम सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनको लेकर के चर्चाएं होगी। लेकिन आज हम जो विषय पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत, उसको लेकर के ही हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी चर्चा चल रही थी वो विकास के सिद्धांत को लेकर के चल रही थी। तो विकास को एक नया और सिद्धांत है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विकास अधिगम व परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अधिगम के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन परिपक्वता क्या है? परिपक्वता व्यक्ति की एक ऐसी जैविक क्षमता है जो निश्चित आयु के अंदर उत्पन्न होती है, और उस जैविक क्षमता के बिना व्यक्ति कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहूं कि एक 5 वर्ष के बालक को आप कहेंगे कि 50 किलो की चीनी की पैकेट को उठाइए या बोरी को उठाइए, तो वो उठाने में कभी सक्षम या असक्षम रहेगा या सक्षम नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी 5 वर्ष के बालक की मांसपेशियां इतनी जैविक रूप से विकसित नहीं हुई है कि वो 50 kg का वजन उठा सके। दूसरी बात यदि मैं करूं दूसरे दृष्टिकोण से, ये तो होगी एक शारीरिक दृष्टिकोण से। यदि मानसिक दृष्टिकोण से करूं, यदि किसी बालक का अल्प आयु में क्या हो जाता है, विवाह कर दिया जाता है, तो वो मानसिक रूप से, सांवेगिकात्मक रूप से, वो क्या है, सामाजिक रूप से अभी बाल विवाह के लिए सक्षम नहीं है। तो वो विवाह क्या होगा, निश्चित रूप से अनेक प्रकार की व्यवधान पैदा करेगा। तो परिपक्वता शब्द क्या है, उसको लेकर के ज्ञानात्मक चीजें बहुत बार पूछी जाती है कि परिपक्वता शब्द अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? अर्नोल्ड गेसेल ने। गेसेल के अनुसार विकास के लिए बालकों में क्षमता का विकास निश्चित क्रम में होता है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। अर्थात बालक का तंत्रिका तंत्र निश्चित क्रम में विकसित होता है। अब ध्यान देना कि बालक का जो न्यूरो सिस्टम है वो एक निश्चित क्रम में विकसित होता है, और उसी न्यूरो सिस्टम के कारण से बालकों में किसी कार्य को सीखने या अधिगम करने की क्षमता विकसित होती है। और जब परिपक्व होगा तब अधिगम करेगा, और परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया जाए, आप किसी 4th क्लास के बच्चे को कहोगे कि एलजेब्रा पढ़ना है, तो वो अभी क्या है, उसकी मानसिक क्षमता है वो इसके लायक नहीं बनी, अर्थात मानसिक रूप से वो इतना परिपक्व नहीं है कि वो एलजेब्रा पढ़ पाए, तो उसका अधिगम नहीं कर पाएगा, और अधिगम के बिना विकास संभव नहीं हो पाएगा। अतः विकास को हम क्या कह सकते हैं? परिपक्वता और अधिगम का क्या कह सकते हैं? गुणज कह सकते हैं। तो विकास इज इक्वल टू मैच्योरिटी एंड इनटू लर्निंग। तो ये आप अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अगली, तो परिपक्वता से, अब ध्यान देना, जब परिपक्वता से पूर्व बालक को हम अधिगम कराएंगे तो वो सब दृष्टिकोण से क्या होगा? हानिकारक होगा। वही बात है, यदि आपने अल्पायु में शादी करा दी किसी की, तो वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं रह पाएगा, वो सामाजिक रूप से भी इतना संगठित नहीं रह पाएगा, और उसके शारीरिक रूप से भी वो क्या नहीं रह पाएगा, इतना स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो ये जो परिपक्वता से पूर्व बालक को यदि क्या कराया जाता है, अधिगम या प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। यदि आप कहे कि 5वीं के बच्चे को जॉब करना है, तो वो जॉब के लिए अभी क्या है, परिपक्व ही नहीं है, तब हम वो जॉब करेगा तो उसको निश्चित रूप से क्या रहेगा, शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर रह जाएगा, मानसिक दृष्टि से कमजोर रह जाएगा, संज्ञानात्मक दृष्टि से कमजोर रह जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से वो क्या रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा, क्योंकि वो जो गुण उनमें विकसित होने थे विकास के लिए, वो पर्याप्त गुण विकसित नहीं हो पाएंगे। अब गेसेल कहता है कि तंत्रिका तंत्र की जो परिपक्वता है वो इस प्रकार से क्या होती है, विकसित होती है। 1 माह का बालक, 2 माह के बालक, 4 माह के बालक, 7 माह के बालक, 10 माह के बालक और 1 वर्ष में बालक
का जो विकास है वो किस तरीके से होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 1 माह का बालक, गेसेल कहता है कि सिर व आंखों पर नियंत्रण रख पाता है। नियंत्रण रख पाता है। गेसेल कहता है कि 2 माह का बालक सीने पर नियंत्रण रख पाता है। गेसेल कहता है कि 4 माह का बालक सहारे के साथ बैठ सकता है। जब हम किसी चीज का सहारा देंगे तो उस चीज के सहारे वो क्या कर सकता है, बैठ सकता है। गेसेल कहता है कि 7 माह का बालक बिना सहारे बैठने में सक्षम है, सक्षम होता है। गेसेल कहता है कि 10 माह का बालक घुटनों के बल चलने में सक्षम है। और 1 वर्ष का बालक पैरों के सहारे चलने में सक्षम होता है। अब देखना, यदि हम 2 माह के बालक, परिपक्वता का मतलब क्या है कि इसका तंत्रिका तंत्र 2 माह में इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो सहारे के साथ में बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी 2 माह के बालक को यदि किसी सहारे के सहारे बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, इधर उधर लुढ़क जाएगा, क्योंकि वो अभी सहारे के साथ बैठने में क्या हुआ है, सक्षम ही नहीं हुआ है। और यदि हम 4 माह के बालक को बिना सहारा बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, पुनः चारपाई पर लेट जाएगा। तो परिपक्वता एक निश्चित क्रम में या आनुवंशिक ब्लूप्रिंट में विकसित होती है, और ये परिपक्वता में आनुवंशिकता का अहम योगदान होता है। तो परिपक्वता सबसे ज्यादा आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। ये एक निश्चित जैविक क्षमता होती है जो निश्चित आयु में क्या होती है, बालक में विकसित होती है। तो दोस्तों, ये जो गेसेल के द्वारा जो तंत्रिका तंत्र के परिपक्वता का क्रम दिया गया है, यहीं से प्रश्न आते हैं कि 10 माह का बालक किस उम्र में बैठ सकता है, किस उम्र में पैरों के सहारे चल सकता है। तो यहीं से प्रश्न आते हैं। और आप कहते हो कि इसमें इतना होगा, ये माह होगा, क्योंकि गेसेल ने बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख रखा है अपनी किताब में। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये कि आप जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बातें हैं उनको आप ऑथेंटिक रूप से याद रखोगे, तब आपका क्वेश्चन सरल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंसों में विवाद का विषय होता है कि 7 महीने का बालक क्या कर सकता है, बिना सहारे बैठने में ही सक्षम हो पाता है या चल चल भी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7 महीने का बालक चल भी जाता है। तो मेरे कहने का मतलब वो अपवाद होते हैं, यहाँ पर स्टार्स को शामिल नहीं करना है। यहाँ पर क्या किया गया है, सामान्यकरण किया गया है बालकों का। सामान्यकरण करके उन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने देखा है, फिर जाकर के ये सारणियां निरूपित की है उन्होंने। तो आपको ध्यान रखना है। तो परिपक्वता, अधिगम और विकास में हमने संबंध को पढ़ा कि परिपक्वता आएगी तब वो सीखने के लायक बनेगा, परिपक्वता आएगी तब वो अधिगम के क्या बनेगा, काबिल बनेगा, और अधिगम होने से क्या होगा, विकास आएगा। तो हम इसका सारांश है वो अगली स्लाइड में लेते हैं। परिपक्वता के फलस्वरूप फलस्वरूप बालक सीखने के लिए तैयार होगा, तब बालक का विकास होगा।
होगा। अब देखिए, जब कक्षा पहली प्रथम में आता है बालक, तब वो क्या होता है, जो अल्फाबेट है, वो जो बाहर गड़ी है, उसको सीखने के क्या होता है, परिपक्व होता है। हम 6-7 महीने के बच्चे को सिखा सकते हैं क्या? क्योंकि अभी उसमें क्या है, मैच्योरिटी नहीं है, उन चीजों को लेकर के आनुवंशिक क्षमता पैदा नहीं हुई है, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए आनुवंशिक क्षमता पैदा नहीं हुई है। तो परिपक्वता के फलस्वरूप क्या होगा, बालक सीखने के लिए तैयार होगा, तब बालक का क्या होगा, विकास होगा। यदि परिपक्वता आएगी पहले, परिपक्वता के फलस्वरूप वातावरण में वो चीजों को सीखेगा, और तभी बालक का क्या होगा, विकास होगा। जब अल्फाबेट बारगड़ी सीखेगा तो बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, या बौद्धिक विकास होगा। तो इसके बिना संभव नहीं है। तो परिपक्वता विकास का एक आवश्यक घटक है। परिपक्वता और अधिगम, जब परिपक्वता आने पर व्यक्ति को उचित वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, तब जाकर के बालक का विकास होता है, या बालक को उचित वातावरण और परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं कराया जा सकता, और अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, परिपक्वता, अधिगम और किसका संबंध, अंतर संबंध, विकास का अंतर संबंध। तो परिपक्वता, विकास और अधिगम क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, या को रिलेटेड है, या इनके बीच में क्या पाया जाता है, सह संबंधन पाया जाता है। अब विकास के अगले सिद्धांत को लेकर के मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बालक के चलन विकास को लेकर के है, वो सिद्धांत। बालकों में बालकों में सकल कौशल सकल कौशल पहले विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, जबकि सूक्ष्म कौशल बाद में विकसित होते हैं। ध्यान देना, सकल कौशल और सूक्ष्म कौशल है क्या? वह कार्य जिनको करने में शरीर की बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, वह कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है, सकल कौशल। और वह कार्य जिनको करने में शरीर की छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, वो कौन से कौशल कहलाते हैं, सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल। तो बड़ी मांसपेशियां काम आती है, वो तो क्या होते हैं, कौन से कौशल होते हैं, बड़ी मांसपेशियां काम में आती है, वो क्यों होते हैं, सकल कौशल। छोटी मांसपेशियां काम में आती है, आती है, वो कौन सा कौशल है, सूक्ष्म कौशल। अब ध्यान देना, इनके अलग अलग नाम है। पहले मैं सकल कौशल की बात कर लेता हूं, जो आपसे पूछे जाते हैं। सकल कौशल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस स्किल। क्या कहते हैं, ग्रोस स्किल। अब सकल को हम क्या कहेंगे, ग्रोस को क्या कहेंगे, वृद्ध।
या मोटे कौशल। सूक्ष्म माइक्रो स्किल। माइक्रो को क्या बोलते हैं? लघु, यानी छोटे, लघु। उर्दू फारसी में क्या बोलते हैं? महीन। और ये जब छोटे छोटी मांसपेशियों के माध्यम से बालक काम करता है तो क्या बनती है? विशिष्ट प्रकार की कलाकृतियां बनती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फाइन। क्या बोलते हैं? फाइन। तो ध्यान देना, सकल के क्या नाम आ सकते हैं? सकल, वृहद और मोटे। सूक्ष्म के क्या क्या नाम आ सकते हैं? सूक्ष्म, लघु, महीन या फाइन। ये कौशल आ सकते हैं। अब ध्यान देना सा, आप पूछोगे कि गुरुजी ये कैसे हो सकती है, बड़ी मांसपेशियां कैसे काम में आती है? जब चलते हैं, तैरते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, उछल कूद करते हैं, सर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तब शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम में आती है। तो सकल कौशलों में कौन कौन से कौशल आएंगे? चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, धक्का देना, धक्का देना, खींचना। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम में आती है। या बल लगाना, धक्का देना या खींचना क्या हो सकता है? विज्ञान की भाषा में बल कहेंगे, फोर्स कहेंगे, फोर्स अप करना। तो ये क्या होते हैं? सकल कौशल होते हैं। अब ध्यान देना, छोटी मांसपेशियां भी शरीर के काम में आती है, जिसमें हम क्या करते हैं? शरीर के किसी विशिष्ट अंग का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, उनको बोलते हैं सूक्ष्म कौशल। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कौशल या महीन कौशल या फाइन आर्ट स्किल्स या फाइन स्किल्स या फाइन आर्ट। तो इनमें क्या होगा? मान लिया जाए हम क्या करें, केवल हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करें बटन बंद करते समय, तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म कौशल हो गया। जब हम मान लिया जाए लिखते समय हम क्या करें, केवल हाथ और आंख का प्रयोग करें, छोटी छोटी मांसपेशियों का, तो लिखना, चित्रकारी करना, पढ़ना, लिखना, चित्रकारी करना, बटन बंद करना, ब्लॉक बनाना, ये अनेक प्रकार के काम है। जैसे किसी अनाज से क्या चुगना, कंकड़ पत्थर साफ करना, वो क्या है? सारे के सारे काम किससे? जैसे सुई के अंदर क्या पिरोना, धागा पिरोना। ये किस प्रकार के कौशल होंगे? सूक्ष्म कौशल होंगे, जिससे व्यक्ति के अंदर क्या आएगी? कलाकृति आएगी। कपड़े बुनना, ठीक है, कसीदा निकालना, ये सारे के सारे काम किस में आएंगे? सूक्ष्म कौशलों में आएंगे। तो बालकों में सूक्ष्म कौशल, जो सकल कौशल है, वो पहले विकसित होंगे। यदि किसी चीज को पकड़ना है तो पकड़ना है तो आप ध्यान देना, पकड़ने में बड़ी मांसपेशियां काम में आती है, तो कौन से कौशल में आएगा? सकल में। लेकिन किसी चीज को, किसी विशिष्ट चीज को पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके उठाना, वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म कौशल। जिसमें एक अंग विशिष्ट की कोशिकाएं काम में आती है, या एक या दो अंग विशिष्ट की कोशिकाएं काम में आती है, उनको हम कहेंगे सूक्ष्म कौशल। तो ध्यान देना, सूक्ष्म कौशलों में लिखो, बटन बंद करना, बटन बंद करना, लिखना, पेंटिंग करना, बीनना, चित्र बनाना। ये बहुत सारे काम हैं
जो किस में आएंगे, सूक्ष्म कौशलों में शामिल होंगे। अब ध्यान देना, सूक्ष्म कौशलों से तो विकास किसकी ओर जाता है, ग्रोस टू फाइन या माइक्रो, ग्रोस टू फाइन। तो मेरे कहने का मतलब है कि विकास है वो पहले सकल कौशलों का होगा, फिर किसका होगा, सूक्ष्म कौशलों का होगा। तो सूक्ष्म कौशल वे होते हैं जिसमें किसी अंग विशिष्ट की मांसपेशियां काम में आती है, या एक या दो अंग विशिष्ट काम में आते हैं जिसकी मांसपेशियां काम में आती है। जबकि सूक्ष्म सकल कौशल वह कौशल है जिनमें बहुत पूरे शरीर की मांसपेशियां होती है, वो क्या आती है, काम में आती है। तो बहुत छोटे छोटे काम, जैसे मान लिया जाए अब आपको पूछ के दे कि टाइपिंग करना, जैसे टाइपिंग करना बहुत कौन से कौशल में आएगा, तो टाइपिंग करते समय हमारी केवल अंगुलियां काम में आ रही है या आंखों का समन्वय काम में आ रहा है, तो वो कौन सा कौशल होगा, टाइपिंग करना कौन सा कौशल होगा, सूक्ष्म कौशल होगा। बहुत अच्छी बात है कि जो टाइपिस्ट होते हैं उनके आंखों व अंगुलियों में अच्छा समन्वय होता है। हमारे भी एक प्रेमाराम जी कोलिया के बहुत अच्छे टाइपिस्ट है, जो हमारी स्टूडियो उनकी वजह से चल रहा है पूरा का पूरा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके लिए लगातार सामग्री टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप क्लास के शेड्यूल्स, रीड की क्लासें किस तरीके से लगेगी, सेकंड ग्रेड की क्लासें किस तरीके से लगेगी, फर्स्ट ग्रेड की क्लासें किस तरीके से लगेगी, उसका पूरा विवरण आपके बीच में प्रस्तुत रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।